हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवदान एजुकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। मेरा नाम निधि है, मैं अवदान आईएएस अकेडमी की डायरेक्टर हूँ। सो एज वी ऑल नो, वी आर डूइंग दिस पॉलिटी सेशन इन दीज वीडियोज राइट नाउ, जिसमें कि हम एमसीक्यूज भी कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अप दीज टॉपिक्स ऑल्सो। कल के वीडियो को आई हैव टू डिलीट, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज देयर वाज अ इकोइंग साउंड इन दैट वीडियो, सो मुझे वो डिलीट करना पड़ा। आई होप दिस प्रॉब्लम इज नॉट देयर इन टुडेज वीडियो। Moreover, I'll be taking up a video on GI tags, friends, of 2019 and 2020 as requested by a few students. So I'll be coming up with this video very soon. So please subscribe to the channel so that you get the notification about the same. Now, today's topic is amendment of the constitution. संविधान में संशोधन। अब हमें संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों है? एज वी ऑल नो, संविधान क्या है? इट्स एन ऑर्गेनिक थिंग, वो एवर इवॉल्विंग, एवर चेंजिंग है। अगर उसको हम सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो स्टैटिक हो जाएगा। अगर वो स्टैटिक होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, बिकॉज जब वो संविधान बना है हमारा, तब से लेके अब तक सोसाइटी में देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस, राइट? उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए हमें उसमें संशोधन करने पड़ते हैं, करेक्ट? इसीलिए अमेंडमेंट का प्रोसीजर या अमेंडमेंट का जो तरीका है या संशोधन करना संविधान में, ये हमारे संविधान में ही दिया गया है। इट इज गिवन इन आर्टिकल 368 of part 20 of the constitution. This particular article 368 deals with the powers of parliament to amend the constitution. Now this article tells that the power to amend the constitution is given to the parliament of India, right? At the same time, the procedure of amendment is also given in there in article 368, correct? तो यहाँ पे इस पॉइंट से हमें जो एक बहुत क्लियर चीज हो जाती है वो ये हो जाती है दैट द अमेंडमेंट प्रोसीजर, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, या जो संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल किसको दिया गया है? पार्लियामेंट को दिया गया है। इट इज नॉट गिवन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, करेक्ट? प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखिए बिकॉज यू माइट गेट क्वेश्चंस एंड हम फंस जाते हैं फिर इन चीजों में ना। बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें याद रखनी होती है। The Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. Parliament संशोधित कर सकती है, can amend the Constitution, but at the same time it cannot change the provisions which form the basic structure of our Constitution. Now, basic structure doctrine, I've already taken a class on that, and I'll be adding the link of that particular video in the description below. So please go, if you're not seen that video, please go to that video and just watch that video. You'll be clear with the basic structure doctrine, right? This was ruled by the Supreme Court in Keshavan Bharti case of 1973. So we have to remember that basic structure doctrine is not a constitutional provision, right? It is not anywhere in the constitution mentioned about the basic structure, but it is a judicial doctrine, judicially evolved. Judicially evolved क्यों? Because Supreme Court acts as a guardian of our constitution. Supreme Court को संरक्षक बनाया गया संविधान का, संविधान के द्वारा ही, राइट? सो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार या जुडिशरी के इस अधिकार की वजह से they have evolved this basic structure doctrine. So I would request you to go and watch that video if you have not watched that, correct? So संशोधन किया जा सकता है लेकिन without touching the basic structure of our constitution. You have to remember this. And who has the power to amend the constitution? It is the power of the parliament, correct? Now the procedure for amendment. अब संविधान में संशोधन हो सकता है तो कोई ना कोई प्रक्रिया भी होगी उस संशोधन की। प्रोसीजर भी तो दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट? लेट्स चेक दैट। इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट डज दैट मीन? कि कोई भी बिल जो संविधान को संशोधित करने के लिए आएगा वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, करेक्ट? एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये मैं आपको क्लियरली बता चुकी हूं। सो दिस अमेंडमेंट बिल, this acts as an ordinary bill,
as far as the introduction procedure is involved. करेक्ट. इसको इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है उसकी अगर हम बात करें तो दिस एक्ट्स एज एन ऑर्डिनरी बिल, राइट. So it can be brought up in any of the house of the parliament. Bill can be introduced, just a moment, by either a minister or a private member. अब ये या तो मिनिस्टर के द्वारा लाया जा सकता है या फिर किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है. मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर में डिफरेंस क्या है? मिनिस्टर इज जो गवर्नमेंट का पार्ट है, राइट. गवर्नमेंट में मिनिस्टर है जो मंत्री है. प्राइवेट मेंबर कैन बी एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. तो दोनों में से कोई भी ला सकता है. बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी. अब इस बिल को दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है बाय स्पेशल मेजॉरिटी. आई नो यू विल हैव अ क्वेश्चन अबाउट द मेजॉरिटी. आई जस्ट कम अप विद दिस. पहले ये प्रोसीजर पढ़ते हैं, उसके लिए टेल यू द मेजॉरिटीज आल्सो, राइट. तो मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस. जब हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, है ना. ईच हाउस लिखा है ना यहाँ पे क्लियरली. इट मीन्स नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, राइट. इट मस्ट पास इन ईच हाउस सेपरेटली. नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग. इन दिस केस जॉइंट सिटिंग कम्स अंडर आर्टिकल 108. जहाँ पे कोई गतिरोध हो जाता है बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में, तो राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं. तो इट इज कॉल्ड अपॉन बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, राइट. तो कॉल्ड अपॉन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएंगे जब गतिरोध होगा दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेके, और प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, राइट. ये ध्यान रखना. नाउ दिस इज नॉट कॉल्ड फॉर अ मनी बिल. इट इज ओनली कॉल्ड फॉर ऑर्डिनरी बिल, राइट. मनी बिल में नहीं बुलाई जाती है जॉइंट सिटिंग. एट द सेम टाइम दिस procedure of amendment being a money ordinary bill in terms of its introduction, it can be introduced in either house of the parliament, yet there is no provision of joint sitting in this particular case, correct. No provision of joint sitting. Next, if bill seeks to amend the federal provisions of the constitution, it must also be ratified by the legislature of half of the states by a simple majority. At the same time, दोनों सदनों से पारित होना है, पार्लियामेंट के पास सारे अधिकार है. बट अगर ये संघीय ढांचे में कुछ परिवर्तन कर रहा है, अगर ये संघीय प्रावधानों में कुछ परिवर्तन या संशोधन करने की बात कर रहे हैं इस तरह का कोई बिल, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा भी इसको रैटिफाई होना जरूरी है. मीन्स 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इसको पारित होना है बाय सिंपल मेजॉरिटी. जस्ट रिमेंबर दिस. Otherwise, this bill has to be passed by special majority. The amendment bill under Article 368. लेकिन जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट की बात होगी, it has to be ratified by 50% of the state legislative assemblies by simple majority. Correct? I hope you're getting the points here. The bill is presented to the president for his assent. अब इसके बाद ये बिल जाता है राष्ट्रपति के पास for his assent. The president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for consideration of the parliament, which means president does not have a veto in particular case. In this particular case, veto नहीं कर सकते राष्ट्रपति. राष्ट्रपति को उसमें अपनी सहमति, assent जो है वो देनी ही पड़ती है. He has to give his assent, right. He has to give his assent to that particular bill because it is a constitutional amendment bill, and also by 24th Constitutional Amendment Act of 1971 this was made obligatory. बाध्यकारी कर दिया गया था राष्ट्रपति को अपनी सहमति ऐसे संविधान संशोधन विधेयक को देना. ठीक है ना. तो उसमें उसको रोक सकते हैं, ना ही उसको वो पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकते हैं. आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट. और राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये बिल जो है वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है. करेक्ट. नाउ जस्ट अ वेरी क्विक दिस थिंग अबाउट द बिल. एक बिल को एक्ट बनने के लिए देयर इज अ प्रोसीजर.
What is that procedure? First house, second house and president's assent. तब ये बिल एक्ट बनता है. तो यहां से पास होना है, इसको यहां से पास होना है, फिर राष्ट्रपति के पास जाना, राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे और द बिल बिकम्स एन एक्ट. अब व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो जब हम इस बिल की बात करते हैं, इसमें क्या होता है? द बिल हैज टू गो विद फर्स्ट हाउस, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होगा. इट विल गो टू द सेकेंड हाउस, दैट इज द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ आवर सिस्टम. अगेन स्पेशल मेजॉरिटी, right? It will go to the president. President will give his assent because it is obligatory on him to give the assent, and then it becomes a constitutional amendment act. Correct? ये हुआ simple, एक normal constitutional amendment bill. In case of a bill that seeks the change in the federal structure, constitutional amendment bill जिसमें किसी फेडरल प्रोविजन में चेंज आ रहा है, ये बिल कैसे जाएगा? Just be very attentive with this. First house, special majority, correct? Second house में जाएगा, special majority से पास होना है. Please, ignore this marker of mine because it's not working properly for some reason. I don't know what is the reason behind this. Then it will go to the state legislative assembly. राज्यों की विधानसभा में जाएगा, जहां पे 50% of states will pass it with simple majority, and then this will go to the president, जहां पे राष्ट्रपति अपनी assent देंगे, and it will become a constitutional amendment. I hope this is clear to you, right? Okay, I'll not be discussing about special and simple majority here in this particular class. I'll be discussing special majority and simple majority or types of majority in the upcoming lectures. Correct? तो अभी आप सिर्फ सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी को समझने की कोशिश करो. I'll just tell you what simple and special majority is. Simple majority is present and voting majority. Simple majority is present and voting majority. करेक्ट? बस इतना ध्यान रख लो अभी आप. एंड स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 ऑफ present and voting along with the majority of total membership of one house. Correct? अभी सिर्फ ये समझ लो. I will be making a video on the types of majority also very soon. Correct? I hope this is fine with you all. ये आपको समझ में आ गया होगा. Let's move forward. Now, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स. अब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है. अब उसमें संशोधन में अभी हमने सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी पढ़ा, हमने स्टेट रैटिफिकेशन पढ़ा. करेक्ट? लेकिन संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं. ठीक है? कौन कौन से तरीके हैं? एक है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट. अभी हम पढ़कर आए हैं आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 के अंडर ये 2 आते हैं. जब हम सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं तो यहां पे दिस इज नॉट कंसिडर्ड एन
अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 360। ठीक है, संशोधन तो हो रहा है लेकिन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 क्योंकि वो सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है पार्लियामेंट। करेक्ट। दूसरा है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, जो अभी हम पढ़कर हटे हैं, जो स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से होगा। और तीसरा तरीका क्या हुआ, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। राइट, ये कब होगा, ये किस केस में होगा, जब हम फेडरल प्रोविजंस में चेंजेस करें। करेक्ट, संघीय ढांचे में कुछ परिवर्तन लाएंगे या संघीय जो प्रावधान है उनमें कुछ चेंजेस। राइट, चलिए, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस है विच कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, which are outside the scope of Article 368. This is what I was telling you. So what are the provisions? Admission or establishment of new states, Article 2. Formation of new states and alteration of boundaries or names of existing state, Article 3. तो कोई नया स्टेट एडमिट करना, स्टैब्लिश करना, आर्टिकल 2। और नए स्टेट्स की फॉर्मेशन होना, उनकी बाउंड्रीज में ऑल्ट्रेशन होना, उनके नाम में चेंजेस आना, आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 they are outside the scope of Article 360. They are not considered as amendment under Article 368. Correct? Abolition and creation of state legislative councils in the state. अब abolition and creation of state legislative councils, ये states के विधान परिषद की बात है। जब भी किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना होगा या उसको abolish करना होगा या उसको खत्म करना होगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को पारित करेगी। ठीक है, संशोधन होगा लेकिन वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, तो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं होगा। लेकिन इसके लिए स्टेट्स को अपने यहाँ से पहले इसको पारित करके भेजना होता है पार्लियामेंट के पास, ये प्रस्ताव भेजना होता है, फिर पार्लियामेंट इसको अबॉलिश या क्रिएट करती है। ये ध्यान रखिएगा, बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, ये प्लीज ये चीजें ध्यान रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मिस हो जाते हैं हमसे। सेकेंड शेड्यूल, जहाँ पे एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, ये सब चीजें दी हुई हैं, इनमें अगर कुछ परिवर्तन करना होता है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा पार्लियामेंट की। कोरम इन दी पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का कोरम होता है उसमें अगर कुछ चेंज करना है, जो कोरम डिसाइडेड है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगी। सो एनीथिंग दैट इज डन बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट? So you have to tell me in the comment section what is the quorum right now of the parliament. ठीक है, तो कोरम का मतलब क्या है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस नीडेड फॉर द प्रोसीडिंग्स टू कंटिन्यू टू कंडक्ट द हाउस ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, सॉरी, बिजनेस ऑफ द हाउस। कितना नंबर रिक्वायर्ड है, मिनिमम नंबर जो रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, सैलरी अलाउंसेस जो होते हैं मेंबर्स के, वो भी सिंपल मेजोरिटी से कर देंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो कार्य प्रक्रिया है उसमें जो भी रूल्स बनेंगे वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स एंड कमिटीज, जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो प्रिविलेजेस हैं, कमिटी के मेंबर्स की जो प्रिविलेजेस है, वो सब भी सिंपल मेजोरिटी से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पार्लियामेंट में, ये भी सिंपल मेजोरिटी से इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। नंबर ऑफ प्यूनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जजेस, बेसिकली जितने भी होंगे वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। 368 में अमेंडमेंट नहीं होगा। कन्फर्मेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर उसका जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाना होगा, न्यायिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी होगी। जो ऑफिशियल भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन, अक्वायर करना, उसको टर्मिनेट करने के लिए जो भी प्रावधान होंगे वो भी सिंपल मेजोरिटी से होंगे। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स, इनमें कुछ भी संशोधन जो भी किया जाएगा, इनमें जो भी परिवर्तन किए जाएंगे वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे, and which are outside the purview of Article 368. This is what this means. Delimitation of the constituencies, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ भी प्रावधान, पांचवें और छठे शेड्यूल में जो भी चेंजेस आएंगे वो भी सिंपल मेजोरिटी से कर दिए जाएंगे, तो ये अमेंडमेंट नहीं कहलाएंगे अंडर आर्टिकल 368। करेक्ट, अमेंडमेंट तो है लेकिन नॉट अंडर आर्टिकल 368, बाय स्पेशल मेजोरिटी। नाउ दिस इज द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ये अंडर आर्टिकल 368 की कैटेगरी में ही आएगा। तो फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन करना होगा तो इसके द्वारा होगा,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ चेंज किया जाएगा तो इसके द्वारा होगा. All the provisions which are not covered by the first and third category. The first category is the simple majority and third category is, you must remember, by the state ratification, है ना. तो उन दोनों में जो नहीं आ रहे हैं वो सारे प्रावधान यहाँ पर कवर हो जाएंगे by simple majority of the parliament, special majority of the parliament, consent of the states. So these are the federal structure या फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो जिनको अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है पार्लियामेंट की. साथ में हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर्स हैव टू गिव द कंसेंट, लेकिन वो कैसे देंगे लेजिस्लेचर्स? बाय सिंपल मेजोरिटी. प्लीज याद रखिएगा. द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड इन दिस वे. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन दिस मैनर. राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या उसके जो तरीका है उससे संबंधित कोई भी संशोधन किया जाएगा तो वो स्टेट रैटिफिकेशन के साथ होगा पार्लियामेंट से पारित होने के बाद. एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स. जो कार्यकारी जो शक्ति है, अधिकार है यूनियन का या स्टेट्स का, उसमें कुछ एक्सटेंशन होना. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी प्रावधानों में बदलाव होना, वो भी ऐसे ही किया जाएगा विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. जो भी विधायकी शक्ति हैं, विधायकी अधिकार है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया जाएगा यूनियन और स्टेट्स में तो वो भी कंसेंट से किया जाएगा. ये सब फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट है. ये फेडरल स्ट्रक्चर के प्रोविजंस हैं जिनको हम संशोधन कर रहे हैं, तो स्टेट रैटिफिकेशन जरूरी है. Any of the list in the 7th schedule. तो 7th schedule deals with the subjects, है ना. There are 3 lists there जिसपे laws बनाने का अधिकार स्टेट को, यूनियन को और दोनों को कंबाइन दिया गया है, the concurrent list. तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो वो भी इसके द्वारा ही किए जाएंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा उससे संबंधित भी. यू हैव टू टेल मी विच शेड्यूल इट डील्स. नॉट पार्लियामेंट, राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा में द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स किस शेड्यूल के अंदर है? यू हैव टू गिव मी द आंसर. पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा तो वो भी कंसेंट ऑफ द स्टेट्स के साथ ही किया जाएगा. स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, दोनों के साथ किया जाएगा. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द क्रिटिसिज्म? इसको लेके कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आलोचनाएं तो होंगी, क्रिटिसिज्म तो होगा. तो क्या क्या आलोचनाएं दी गई हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग. सबसे पहली जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे यहाँ ये एक लेजिस्लेटिव तरीके से होता है ना. इसके लिए कोई स्पेशल मतलब संविधान में कुछ संशोधन किया जा रहा है, संविधान में कुछ बदलाव किया जा रहा है, तो ये क्या कैसे हो रहा है? ये पार्लियामेंट को दे दिया हमने अधिकार, लेजिस्लेचर के पास हमने अधिकार दे दिया है. देयर इज नॉट वी हैव नॉट क्रिएटेड अ स्पेशल बॉडी फॉर दिस लाइक द यूएस. हमारे पास कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, हमने पार्लियामेंट को ही दे दिया इसमें संशोधन करने का अधिकार. करेक्ट. और इसमें सिर्फ कुछ केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास ये अधिकार है जहां पे उसको अपना कंसेंट देना होता है 50% स्टेट्स को, नॉट ऑल दी स्टेट्स हियर आल्सो. द पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पार्लियामेंट. अगेन संशोधन इनिशिएट करने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है. स्टेट लेजिस्लेचर्स यहाँ भी कुछ नहीं बोल सकते, प्रपोज नहीं कर सकते कोई ऐसा बिल, हमें ये ध्यान रखना है. एक्सेप्ट कि उन्हें एक प्रस्ताव पारित करके एक रेजोल्यूशन भेजना होता है पार्लियामेंट को फॉर द creation or abolition of legislative councils in the state, and this is also done with the simple majority of the parliament, right? तो ये अंडर 368 आएगा ही नहीं. ठीक है. मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन ईदर बाय स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी. तो मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अधिकतर भाग जो है वो किसके द्वारा संशोधित होता है? पार्लियामेंट के द्वारा, या तो सिंपल मेजॉरिटी से या फिर स्पेशल मेजॉरिटी से. मतलब 368 के द्वारा उसमें भी पार्लियामेंट ही कर रही है, या फिर 368 के परव्यू से आउटसाइड सिंपल मेजॉरिटी द्वारा. The Constitution does not prescribe the time frame within which the state legislature should ratify or reject the amendment submitted to them. तो संविधान ने कोई भी समय सीमा नहीं निर्धारित करी है स्टेट्स को अपना रैटिफिकेशन देने के लिए. फिक्स टाइम नहीं है. जो उनके पास फेडरल प्रोविजंस गए हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना है, उसके लिए कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है. देयर इज नो टाइम गिवन विद इन विच द स्टेट हैव टू accept or reject the amendment submitted to them, right? Provision of joint sitting is not there with the amendment acts, constitutional amendment bills. The process of amendment is similar to that of legislative process.
और जो प्रोसेस है हमारा संविधान में संशोधन करने का, ये एक तरह से एक विधायी प्रक्रिया की तरह है। कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, विधायी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज क्या है, एक चीज का बदलाव क्या है, वो ये कि स्पेशल मेजोरिटी द्वारा हो। अगर 368 में हो रहा है तो वो एक स्पेशल मेजोरिटी जरूर आ रही है, ठीक है, इस बिल्स के लिए। अदरवाइज इसमें जो पूरा प्रोसेस है इट इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स। तो ये एक विधायी प्रक्रिया की तरह है, कोई स्पेशल प्रोविजंस हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्स के पास करने के लिए नहीं दिए गए। तो दिस कैन बी द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर amendment of the constitution thing. Now, there are two people that I've mentioned here, the Casey Ware and Granville Austin. इन्होंने क्या कहा है हमारे amending procedure को लेकर? There have been questions in state services and sometimes they can ask in UPSC में आप इन्हें कोट कर सकते हो, लेकिन स्टेट सर्विस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने कहा ये स्टेटमेंट। तो केसी वेयर ने कहा है, इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन दी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। तो और कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक फीचर क्या है, वी आर फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल, बहुत सारी चीजें सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती हैं। रिजिड, स्पेशल मेजोरिटी एंड कुछ केसेस में स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन इज आल्सो नीडेड। तो इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन द टू। दिस वैरायटी इन द अमेंडिंग प्रोसेस इज वाइज बट रेयरली फाउंड। एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो हमारे अमेंडिंग प्रोसेस में है, बट ये बहुत कम देखने को मिलती है अराउंड द वर्ल्ड, राइट? Now, what has Granville Austin said? The amending power has proved itself one of the most ably conceived aspects of the Constitution. संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे से यूज किया गया कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। Although it appears complicated as it is merely diverse. वो देखने में समझने में लगता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा विविध है, डाइवर्स है। This is what Granville Austin has said. So basically these two people have actually appreciated the process of constitution amendment that we have in Indian constitution. I hope you have understood this entire lecture. ये आपको clear हो गया होगा. Please go to the basic structure doctrine also to have a better understanding about the constitutional amendments. And I hope you've understood everything. Do not forget to subscribe to the channel and do give me the answers of the questions that I've asked. And till then, see you.